हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है। फिजिकल एनवायरनमेंट हम लोग देख रहे हैं इंडिया का, और उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी में हमने भावर क्षेत्र और तराई के क्षेत्र को देखा। खासकर हम लोग बात कर रहे थे उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान की, कि जो हमारा विशाल मैदान है कितना उसका एक्सपेंशन है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, किस किस प्रकार से उसकी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ कहाँ तक वो हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और कितना लंबा चौड़ा है, कहाँ पर तराई खादर बांगर है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो कल मैं आपको कुछ चीजें समझा चुका था और कुछ चीजें मैं आपको बता चुका था कि भाई कहाँ पर आपका तराई है, कहाँ पर आपका खादर है। इन सारी चीजों को मैं आपका देख चुका था कि तराई, खादर, बांगर, इन सारी चीजों को मैंने कल आपका आसानी से देख लिया। क्लियर है। और हमने पढ़ लिया था कि भाई ये जो क्षेत्र है, ये जो रेंज है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय है, ये हमको इसमें देखना है कहाँ पर फुटहिल रीजन है। इस मैदान में नदी प्रौढ़ अवस्था में बनी अपनी अपर्दनी और निक्षेपित स्थल आकृति जैसे बलुरोधिका, विसर्प, गोकुर झील, पुल्लिंग गुफाएं पाई जाती हैं। ये सारी चीजें इसमें आपका पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी नदी तटीय द्वीप है और आपका बालू रोधिकाएं आपकी पाई जाती हैं। कैसी हैं? बालू रोधिकाओं में पाई जाती हैं। और यहाँ पर ज्यादा क्षेत्र समय समय पर बाढ़ आती है और नदी अपना रास्ता बदलकर आपका गुफित वाहुकाएं बनाती है। कैसे करती हैं? जो गुफित है वो वाहिकाएं बनाती है। क्लियर है। इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान में बहने वाली विशाल नदी अपने मुहाने पर विश्व के बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसका समुद्र तट से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर ऊंचा है। कैसा है? अगर आप इसको सामान्यतः देखोगे तो ये कैसे है? 50 से 100 मीटर। आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों अपने बहाव के साथ लाई गई मिट्टी को जमा। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच आपका जल विभाजक का काम करते हैं। कौन कौन राज्य? हरियाणा और दिल्ली क्या करते हैं? ये आपके जल विभाजक का काम करते हैं। सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी नदी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। बांग्लादेश और वहां प्रवेश करने वाले ध्रुवी के समीप यह नदी दक्षिण भारत की ओर 90 डिग्री का टर्न मारती है। यानी कि जब आप ब्रह्मपुत्र को देखते हैं तो पहले ऐसे आती है, फिर ये ऐसे टर्न मारती है। ठीक, एकदम खड़ा तीर ढाल ऐसे बनाती है। ठीक। मैदान उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है जहाँ हर प्रकार की फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है। अतः जनसंख्या का महत्व कैसा है? ज्यादा है। कैसा है? यहाँ पर जनसंख्या जो है उसका महत्व आपका ज्यादा है, जो आपको दिखाई। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान में 150 मीटर ऊंचा उठा हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा हुआ भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरी पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची यानी कार्डमियम की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं का आपका निर्धारित करती हैं। ये उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा काम्बले एमएलए का पठार इस भूखंड को इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत में अनेक प्रकार के पठारों से ये मिलकर बना है। हजीराबाग का पठार, पलामू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। देख लिया। ये सारे पठार हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। भारत के प्राचीन
और मध्य स्तर भूमि में से एक हैं और प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर कम चलती है, जिससे प्रमाण में यह नदियों के भाव दिशा में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार कुछ नदियों के नाम से बताओ तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थल आकृतियों के नाम से भी जो आपका पूर्व की ओर बहती हैं, इन नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा से बहने वाली नदी संबंधित नहीं है। कह रहे जो पश्चिम दिशा में बहती हैं उनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं नदी में एक वो है जो आपकी पूर्व की दिशा की ओर गिरती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदियां वो है जो पश्चिम की ओर गिरती हैं, यानी कि जो अरब सागर में गिरती हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपका पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का, क्योंकि पूर्व की ओर ढाल होने की वजह से ये नदियां पूर्व की ओर गिरती हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख प्राकृतिक आकृतियों में टावर, पर्थ, भ्रंश, घाटी, पर्वत, स्कंदन संरचनाएं, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखला, क्वार्टजाइट और भित्रिका है, जो प्राकृतिक जल संग्रह पर स्थल है। इस पठार में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा भाग पर मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक हिस्सों में भूस्थान निमंजन और भ्रंश और भ्रंगभाती प्रक्रिया के अनेक प्रकार के पुनर्वर्ती दौर में से गुजरे हैं। भीमांश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचल होती हैं और अपनी पुरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं से क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण है। कैसे हैं? इन सबके आपका क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण है। ठीक, और यहाँ पठारीय विविधता पाई जाती है। इस पठार में उत्तर पश्चिमी भाग में नदी की में महाखंड धरातल को जटिल बनाता है। चंबल और भिंड मुरैना इसके खंड के उदाहरण है। ठीक है, कैसे हैं? इस खंड के उदाहरण है। मुख्य उच्चावच के लक्षण। मुख्य उच्चावच वाले लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य पठार, उत्तरी पूर्वी पठार। ये है दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर पूर्व में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय और अनेक नामों से जाना गया है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल के अन्नामलाई। इलायची में काडमियम की पहाड़ियां। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और विरल है। औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। ठीक, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। कैसे है? ये क्या है? पत्र पढ़ने में चोटी है, जो कैसी है? अन्नामुड़ी है। ठीक, पश्चिमी घाट की अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थिर हैं। दूसरी ओर सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों में उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। पूर्व में अवस्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी द्वारा अपरदित है और यह मुख्य रूप से जावेदी पहाड़ियां और पालकुंडा पहाड़ियां, नल्लामलाई पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां पूर्व और बाप के पश्चिम में नीलगिरी की पहाड़ियों तक के आसपास के क्षेत्र हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें वहाँ उसके आसपास में जो हमको दिखी हुई नदियां हैं, जो बने हुए सिस्टम हैं, वो हमको वहां पर दिखाई देंगे और हम उनको देख सकते हैं। क्लियर है? ये सारे वो क्षेत्र, ठीक, जिनको आप देख सकते हैं। उच्च मध्य भूभाग। पश्चिमी में अरावली की पर्वत पराई बने हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उछलित पठार श्रेणियां हैं, जिसका समुद्र तट से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है और दक्कन का पठार की उत्पत्ति सीमा से बने हैं। ये अवशिष्ट पर्वत उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफी समय तक अपरदित हैं। इसकी श्रृंखला टूटी फूटी है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां तक हर अनुदैर्घ्य रेत और टिब्बा और वाक्य चापाकार रेत टीले से ढके हैं और भूगर्भिक इतिहास में यह कायांतरिक प्रक्रियाओं से गुजर पड़ चुके हैं। कायांतरित चट्टानें, संगमरमर, प्लेट, नीस में उपस्थिति इनका बेस्ट परिमाण है। कैसा है? जो मध्य उच्च भाग है उसमें कैसा है? अरावली है, सतपुड़ा है,
और कुछ इसमें अवशिष्ट पर्वत पड़े हैं जो काफी हद तक अपरदित हो चुके हैं। श्रृंखला कुछ टूटी फूटी है, जैसलमेर की स्थिति है, अंधेरे तरंग है और चापाकार स्थिति है, बरखान वाली चीजें जो है इसमें बनी हुई हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। समुद्र तल से मध्य भूभाग की ऊंचाई पर 700 किमी से 1000 किमी के बीच उत्तर पूर्वी दिशाओं में कम ऊंचाइयां होती हैं। गंगा यमुना की अधिकतर सहायक नदियां आपका विंध्या और कैमूर श्रेणी से निकलकर बनास, चंबल एकमात्र सहायक नदी है जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है, जो मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित छोटा नागपुर का पठार, खनिज भंडार, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका शामिल है। क्लियर है? ये आपको देखना। तो दक्कन का पठार काफी कुछ कहता है अपने आप में, बहुत सारी चीजों को ये बोलता और बताता है। ठीक है। और जो मध्य उच्च भूमि भाग है उसमें संगमरमर प्लेट जो है, बाप का रेत के टिब्बे वगैरह, ये सब कुछ चीजें जो है आपकी पाई जाती हैं और ये हमको आपका देखने के लिए हमको इसमें मिलती है। उत्तर पूर्व के पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग माना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति के समय में इंडियन प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा की ओर खिसकने लगी, यानी कि ये उत्तर और पूर्व की ओर इस साइड में खिसकने लगी इंडियन प्लेट। राजमहल की पहाड़ियां मेघालय के पठार के बीच एक भ्रंश घाटी बनी और इससे अलग हो गई। बाद में इसके द्वारा नदी के द्वारा जमाव छोड़ के पाट दिए गए, यानी कि जब कोई प्लेट थी इंडियन प्लेट, ये ऐसे बढ़ गई और ये ऐसे बढ़ी, तो इसके बीच में जो गैप आया इसको हमने कहा भ्रंश। और ये भ्रंश को किसने पाटा? जो आपके सेडिमेंट लेके आई नदियां। आज मेघालय एम्बरले किम्बरले का पठार, किम्बरले एनलोंग का पठार जो मुख्य रूप से प्रायद्वीप भाग से अलग थलग है, ये आवास में जनजाति के नाम के आधार पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 3 भाग में गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और यहाँ पर जयंती पहाड़ियां असम के कम्बर एमएलए पठार का विस्तार क्षेत्र है। छोटा पठार का यह मेघालय में कोयला, लोहा, सिनेमाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम, खनिज का भंडार, अधिकतर वर्षा के दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं। परिमाण स्वरूप मेघालय का पठार भी एक अति अपर्दित भूतल है, चेरापूंजी से ढका स्थल है और यह वनस्पति में के आपका बराबर नहीं है। कैसा है? अभी वनस्पति के हैं बराबर आपका नहीं है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय मरुस्थल की अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्व में स्थित है। तो कहाँ है? उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है उसमें भारतीय महामरुस्थल है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत अधिक तरुण धैर्य रिदली टिब्बे बरखान पाए जाते हैं, जहां पर वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम है। परिमाणतः यह एक शुष्क और वनस्पति क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृति के गुण के कारण इसे मरुस्थलीय नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मोसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था और इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कष्टजीव के पार्क में उपलब्ध बाप के परिमाण जैसे जैसलमेर के निकट बम्हास के आसपास समुद्र के निक्षेप से हुई थी। कस्जीब में अल्पायु 18 करोड़ वर्ष से आंकी जाती थी। इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और अति शुष्क दशाओं के कारण इस धरातलीय आकृति में अभौतिक अपक्षय पवन की रिया द्वारा निर्मित है और यह प्रमुख स्थल आकृतियां रेतीली टीबे, छत्रक चट्टानों और उद्यान के ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, कच्छ से रन की ओर ढाल वाले भाग में अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं और मरुस्थल के दक्षिण की ओर बहने वाली आपका लूनी नदी अल्पवृष्टि बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश को हमेशा जल का घटा रहता है। कुछ नदियां थोड़ी दूरी तय करने के बाद मरुस्थलीय लुप्त हो जाती हैं। यह मरुस्थलीय अफवाह उदाहरण के लिए नदी झील या पलय झील में मिल जाती हैं। इस झील को खारा होता है जिसे हम आपका नमक बनाया जाता है। क्या होता है? ये पानी आपका खारा होता है जिससे आपका
नमक बनाया जाता है। क्या बनता है इसका? आपका नमक बनता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में तटीय रेखा बहुत लंबी है और स्थिति और सक्रिय भू-आकृति प्रक्रियाओं के धरातल पर तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी तट, दूसरा है वो आपका पूर्वी तट मैदान। और पश्चिमी तट जलमग्न तट के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो कि समय में पश्चिमी तट पर स्थित था, ठीक अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण यह तट एक संकीर्ण मात्र है और यह पतनों और आपका विकास के प्राकृतिक परिस्थितियों को ये सारी चीजें आपका प्रदान करता है। यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह कांडला, मंझगांव, एनमोक सेवावा, मोरमो द्वीप, मंगलोर, कोची शामिल हैं, जो उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैला हुआ है और निम्नलिखित भागों में आपका विभाजित है। गुजरात का कच्छ और कठियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, ठीक गुजरात का कच्छ और ये कठियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण तट और कर्नाटक तथा केरल को क्रम से मालाबार तट है। ये पश्चिमी तट मैदान संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हुए हैं। तटीय मैदान के बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट विशेष स्थलाकृति वाला कलाय है, इसे पकड़ते हैं। अंतल स्थलीय नौकाएं का प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष नेहरू ट्रॉफी बनाम दौड़ में आयोजित यह कलाय किया जाता है। ठीक, इनको हम लोग थोड़ा सा आपका पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, उभरे हुए हैं। तट का उदाहरण है पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी शामिल हैं। उभार तट का सामना यही कारण है कि पतन और ये सारे प्रोत यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर महाद्वीप शेल्फ में काफी चौड़ी है, जो 500 किलोमीटर तक लंबी है। तो यहाँ काफी लंबी है, जिसके कारण पतनों और स्रोतों का विकास मुश्किल है। और पूर्व तट में कुछ भाग पतन के नाम आपको बताएंगे जो बताने हैं। अब बात करेंगे आइलैंड, द्वीप समूह। अच्छा, मैं आपसे पूछूं द्वीप समूह क्या होते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो द्वीप समूह को आपको बताना है कि द्वीप समूह होते क्या है। देखिए, एक बंगाल की खाड़ी का, दूसरा अरब सागर का। ये लगभग इतने द्वीप हैं जहां पर इतने और इतने पूर्व में के बीच स्थित है। यह द्वीप लंबी दूरस्थ दूरी के रूप में दो प्रमुख समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के दो द्वीपों में जाता है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है दक्षिण में निकोबार समुद्र द्वीप जलमग्न का हिस्सा है। छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी है, आइसलैंड द्वारा बनी हुई है और एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है जो आपका निकोबार में स्थित है और ये असंगठित कंकड़ और पत्थर गोलाकाश का बना हुआ है। क्लियर है? तो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो आपको दिखाई देगा भारत में, वो वेरन आइलैंड में है, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और ये कैसा है? आपका एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक, और पश्चिमी तट के साथ साथ कुछ प्रवाल निक्षेप भी खूबसूरत पुल्लिंग है जुड़े हुए हैं और संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखा के प्रकार की उगाई जाती है। अरब सागर के लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल हैं, इतने डिग्री पर उत्तर हैं, इतने पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। केरल तट तथा किलोमीटर से इतनी दूरी पर स्थित है। पूरा द्वीप समूह निक्षेप में बना हुआ है। 36 द्वीप हैं और इसमें 11 मानव आवास हैं। मोनिकाय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है और 10 डिग्री के चैनल पर है, बांटा हुआ है। उत्तर में अमीर द्वारा दक्षिण किनारे पर द्वीप हैं और तूफान निर्मित हैं, जिस पर आर्बिट कूलिंग और ये सारी चीजें इसमें हमने देखी हैं और हमको इसमें दिखाई गई हैं। तो ये पूरा द्वीप समूह का ही संरचना है। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारतीय मैप में बड़े अच्छे से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। आगे बढ़े, देख लिया? तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर हमारा देख लिया हमने। और देखिए, इनकी कुछ पर्वत चोटियां हैं जो आपका है
इसमें सबसे ऊंची है आपका सेंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में है, और माउंट विवोवसी मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में है, और माउंट थोलोबर ग्रेट ये इतने अंडमान में आपका इसको शामिल किया गया। तो सारे द्वीप समूह चोटी को हमने इसमें देख लिया। चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। एक बार घर जाकर इसको रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट कोई क्वेरी रहता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।